विजयगढ़ की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज की पहली किरणें जब पूर्वी पहाड़ियों से निकली तो वे सुनहरे धागों की तरह राज्य के घने जंगलों और चमकती नदियों पर फैल गईं। हवा में हल्की ठंडक थी जो मानसून की आहट दे रही थी। महल के ऊंचे बुर्जों से दूर तक फैले खेत दिखाई दे रहे थे, जहां किसान अपने बैलों के साथ हल चला रहे थे। बाजार की गलियों में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मसालों की तीखी खुशबू, मछुआरों की ऊंची आवाजें और लोहारों की भट्टियों से उठता धुआं हवा में मिल रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी था, मानो कोई अनजानी शक्ति विजयगढ़ की सांसों को थाम रही हो। यह एक ऐसा राज्य था जो अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय शासन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसके ऊपर रहस्य और षड्यंत्र का साया मंडरा रहा था। महाराज विक्रमादित्य उस सुबह अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके काले रेशमी वस्त्र हल्की हवा में लहरा रहे थे और उनकी भारी तलवार उनकी कमर पर लटक रही थी। बगीचे में गुलाब की क्यारियां थीं, जिन्हें उनकी मां रानी मृणालिनी ने अपने हाथों से लगाया था। पास ही एक छोटा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे और मछलियां पानी की सतह पर हल्के हल्के तैर रही थी। लेकिन आज राजा का मन इन खूबसूरत नजारों में नहीं था। उनकी भूरी आंखों में एक गहरी चिंता झलक रही थी जो उनके चेहरे की सख्त रेखाओं को और गहरा कर रही थी। वे एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को समृद्धि और शांति के पथ पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब उनके सिंहासन के नीचे एक गहरा षड्यंत्र पनप रहा था जिसकी भनक उन्हें अभी तक नहीं लगी थी। वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके जिसकी शाखाएं आसमान को छूती प्रतीत होती थी। उसकी जड़ें जमीन में गहरे तक फैली हुई थी, जैसे विजयगढ़ की परंपराएं जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। तभी हवा में एक हल्की सरसराहट हुई, पत्तियां आपस में टकराईं और एक धीमी गंभीर आवाज उनके कानों तक पहुंची। महाराज, सावधान रहें, आपके ही दरबार में कोई आपके विरुद्ध साजिश रच रहा है। राजा का हाथ तुरंत उनकी तलवार की मूठ पर चला गया। उन्होंने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई। बगीचे में सन्नाटा था, न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न ही कोई सेवक दिखाई दे रहा था। दूर महल की दीवारों पर तैनात पहरेदार अपनी भालाओं के साथ खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें नीचे की ओर थीं। क्या यह आवाज हवा का कोई खेल था या कोई सपना जो उनके जागते हुए मन में घुसाया था? राजा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, हालांकि सुबह की ठंडक अभी भी बरकरार थी। उन्होंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज उनके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, इसमें एक गहराई थी, एक ऐसी ताकत जो उनके दिल को बेचैन कर रही थी। क्या ये कोई शत्रु था जो छिपकर उनकी जासूसी कर रहा था, या कोई आत्मा जो उन्हें सचेत करना चाहती थी? उनके मन में असंख्य प्रश्न उठ खड़े हुए। वे एक योद्धा थे जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन ये खतरा अदृश्य था, ऐसा दुश्मन जिसका चेहरा सामने नहीं था। महल के अंदर लौटते हुए राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री शंकरदेव को बुलाने का आदेश दिया। शंकरदेव एक लंबे कद का व्यक्ति था जिसके सफेद बाल और गहरी आंखें उसे एक विद्वान का रूप देती थी। वह लाल रंग की पोशाक में आया जिसके किनारों पर सुनहरी कढ़ाई थी। उसकी आवाज में हमेशा एक शांति रहती थी जो दरबार के तनावपूर्ण माहौल को भी हल्का कर देती थी। वह राजा के पिता के समय से ही दरबार में था और विक्रमादित्य उसे अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। महाराज, आप चिंतित दिख रहे हैं, शंकरदेव ने कहा, अपनी भुएं सिकोड़ते हुए। क्या हुआ? राजा ने बगीचे की घटना का वर्णन किया। उनकी आवाज में एक हल्की कंपकपी थी जो उनके आत्मविश्वास को छिपा नहीं सकी। शंकरदेव ने ध्यान से सुना और फिर एक लंबी सांस ली। मैंने भी पिछले कुछ दिनों में दरबार में कुछ अजीब गतिविधियां देखी हैं, महाराज। लोग फुसफुसाते हैं, नजरें चुराते हैं। कल रात मैंने देखा कि 2 सैनिक महल की पश्चिमी दीवार के पास कुछ देर तक रुके थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उसकी बात सुनकर राजा की आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह संभव है कि कोई मेरे इतने करीब हो और मैं उसे न देख सकूं? उन्होंने पूछा। शंकरदेव ने सिर झुकाया। मैं आपकी सुरक्षा के लिए कुछ जासूस नियुक्त कर सकता हूं, लेकिन आपको भी सतर्क रहना होगा। उसी दिन दोपहर में राजा ने अपने सेनापति वीर सिंह को बुलाया। वीर सिंह एक विशालकाय योद्धा था जिसके कंधों पर भारी कवच और हाथ में एक लंबा भाला था। उसका चेहरा सूरज की तरह तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों में एक जुनून झलकता था। वो दरबार में आया और अपने भाले को जमीन पर ठोकते हुए बोला, महाराज, आपकी सेवा में हाजिर हूं। उसकी आवाज में एक गहरा आत्मविश्वास था जो किसी को भी प्रभावित कर सकता था। वो कई युद्धों में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था और उसकी वफादारी पर कभी सवाल नहीं उठा था। राजा ने उसे भी अपनी चिंता बताई। वीर सिंह ने अपनी छाती ठोंकी और कहा, मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, महाराज। कोई भी शत्रु आपके पास नहीं पहुंच सकता जब तक मैं जिंदा हूं। मेरी सेना हर पल तैयार है। लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि यह खतरा बाहर से नहीं बल्कि उनके अपने लोगों से था।
क्या शंकरदेव सच कह रहा था? क्या वीर सिंह की वफादारी पर भरोसा किया जा सकता था, या कोई और था जो अंधेरे में अपनी चाल चल रहा था? उस रात जब चांद आकाश में ऊंचा चढ़ गया और तारे विजयगढ़ के ऊपर चमक रहे थे, राजा अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे थे। बाहर पहरेदारों के जूतों की आवाज गूंज रही थी और दूर से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कमरे में एक मध्यम रोशनी थी जो तेल के दियों से आ रही थी। दीवारों पर उनके पूर्वजों की तलवारें और ढालें लटकी हुई थी जो उन्हें उनकी विरासत की याद दिला रही थी। लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, वह गद्दार कौन है जो उनके सिंहासन को हिला देना चाहता है? अगली रात राजा ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को और गहराई से खोजेंगे। उन्होंने गुप्त रूप से महल से निकलने का निश्चय किया। वे उस मंदिर की ओर बढ़े जहां उन्हें वह रहस्यमयी आवाज सुनाई दी थी। मंदिर शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित था। रास्ते में उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा जहां पेड़ों की छाया में अंधेरा छिपा हुआ था। हवा में सनसनाहट थी और उल्लुओं की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। उनके घोड़े की टापों की आवाज पथरीली जमीन पर गूंज रही थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात गहरा गई थी। यह एक प्राचीन मंदिर था जिसकी दीवारों पर नक्काशी थी, योद्धाओं, देवताओं और राक्षसों की कहानियां जो पत्थरों में कैद थी। मंदिर के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी पत्तियां हवा में हिल रही थी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही उन्हें एक साधु दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चारों ओर जड़ी बूटियों और धूप की सुगंध फैली हुई थी। वो एक चट्टान पर बैठा था और उसके सामने एक छोटी सी अग्नि जल रही थी जिसकी लपटें हवा में नाच रही थी। महाराज, साधु ने कहा, उसकी आवाज में एक गहराई थी, मैंने आपको चेतावनी दी थी। आपके सिंहासन के बहुत पास ही एक गद्दार है जो आपके राज्य पर अधिकार जमाना चाहता है। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछा, कौन है वह गद्दार? मुझे उसका नाम बताओ। साधु मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक चमक थी। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए आपको अपने सबसे भरोसेमंद लोगों पर भी संदेह करना होगा। साधु ने राजा को एक रहस्यमय ताबीज दिया। यह एक छोटा सा गोल धातु का टुकड़ा था जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। इसके बीच में एक नीला पत्थर जड़ा हुआ था जो मध्यम रोशनी में चमक रहा था। यह आपको खतरे से बचाएगा, साधु ने कहा, और फिर वह अचानक गायब हो गया, मानो हवा में विलीन हो गया हो। राजा ने ताबीज को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण चीज नहीं थी, इसमें एक शक्ति थी जो वे महसूस कर सकते थे। उन्होंने इसे अपनी जेब में रखा और महल की ओर लौट आए। रास्ते में उनकी नजर आसमान पर गई जहां बादल चांद को ढक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह ताबीज उनके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत है। महल लौटने पर राजा ने अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों को गुप्त रूप से देखना शुरू कर दिया। सुबह का दरबार शुरू हुआ। महल का मुख्य कक्ष विशाल था जिसके ऊंचे खंभों पर सोने की नक्काशी थी। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र थे जो विजयगढ़ के इतिहास को दर्शाते थे। कक्ष के बीच में एक ऊंचा सिंहासन था जो लाल मखमल से ढका हुआ था। दरबार में मंत्रियों की पंक्तियां थीं जो अपने रेशमी वस्त्रों में बैठे थे। लेकिन आज हर किसी का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। शंकरदेव, जो हमेशा राजा के प्रति वफादार रहे थे, अब अजीब तरह से चुपचाप रहते थे। उनकी आंखें बार बार नीचे की ओर झुक रही थी, मानो वे कुछ छिपा रहे हों। वीर सिंह, जो हमेशा साहसी और निर्भीक थे, अब चिंतित और बेचैन दिखते थे। उनकी उंगलियां बार बार उनके भाले की मूठ पर चल रही थी। दरबार के बाहर शहर की गलियों में भी अजीब सी खामोशी थी। बाजार में व्यापारी चिंतित थे। उनकी दुकानों पर भीड़ कम थी और लोग फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत जो फूल बेचती थी ने अपने पड़ोसी से कहा, कुछ बुरा होने वाला है। हवा में एक अजीब सी गंध है। लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर रहे थे और बच्चों को घरों के अंदर रखा जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई बुरी शक्ति शहर पर मंडरा रही है। उसी दिन शाम को राजा को उनके शयन कक्ष में एक गुप्त पत्र मिला। यह एक पुरानी तय की हुई कागज की पर्ची थी जिस पर काले स्याही से लिखा था, विश्वासघात की जड़ें आपके अतीत में छिपी हैं। राजा ने उसे बार बार पढ़ा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह उनके पिता के समय की कोई बात थी? उनके पिता महाराज प्रताप सिंह की मृत्यु एक रहस्य थी। उन्हें बताया गया था कि यह एक दुर्घटना थी। शिकार के दौरान एक जंगली सुअर ने उन पर हमला किया था। लेकिन अब राजा को संदेह होने लगा। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने पिता की मृत्यु के बारे में जांच करेंगे। उन्होंने अपनी मां रानी मृणालिनी को बुलाया। रानी एक सुंदर और शांत स्वभाव की महिला थी जिनके काले बालों में अब सफेदी झलकने लगी थी। वे एक नीले रंग की साड़ी में आए जिसके किनारों पर चांदी की कढ़ाई थी। उनके गले में एक मोतियों का हार था जो उनके पति की याद में बना था। मां, मुझे पिता की मृत्यु के बारे में सच बताओ, राजा ने कहा। रानी की आंखें नम हो गईं।
उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर एक पुराना पत्र निकाला जो उनके संदूक में छिपा हुआ था। ये तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था, उन्होंने कहा। पत्र में लिखा था, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। राजा के मन में फिर वही प्रश्न उठा, क्या ये पत्र शंकरदेव के बारे में था, या वीर सिंह के बारे में, या किसी और के बारे में? उस रात जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक और गुप्त पत्र मिला। यह उनके तकिए के नीचे रखा हुआ था। इसमें लिखा था, गद्दार आपके सबसे करीब है, सावधान रहें। अब राजा को यकीन हो गया कि खतरा उनके बहुत पास था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया, 3 युवा योद्धा जिन्हें उन्होंने खुद प्रशिक्षित किया था। उनके नाम थे अर्जुन, भानु और कालिदास। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि वे दरबार के सभी सदस्यों की गुप्त रूप से निगरानी करें। अगले कुछ दिन संदेह और डर में बीते। अर्जुन ने बताया कि उसने शंकरदेव को देर रात महल की पश्चिमी गली में किसी से मिलते देखा था, लेकिन अंधेरे की वजह से चेहरा नहीं देख सका। भानु ने कहा कि वीर सिंह की सेना में कुछ सैनिक गुप्त रूप से हथियार इकट्ठा कर रहे थे। कालिदास ने एक और अजीब बात बताई। उसने देखा कि महल के रसोईघर में एक नया नौकर आया था जो रात को अजीब अजीब चीजें ले जाता था। राजा का मन और उलझ गया। क्या ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी थी, या यह उनके दिमाग का वहम था? उन्होंने एक जाल बिछाने का फैसला किया। अगले दिन दरबार में उन्होंने घोषणा की कि वे एक महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में शंकरदेव राज्य का कार्यभार संभालेंगे। ये सुनकर शंकरदेव की आंखों में एक हल्की चमक आई जो राजा से छिपी नहीं। वीर सिंह ने भी सिर झुकाया, लेकिन उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उस रात राजा ने गुप्त रूप से महल के तहखाने में छिपे हुए एक गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। ये कक्ष उनके पिता ने बनवाया था और यहाँ एक छोटा सा झरोखा था जहाँ से वे पूरे महल पर नजर रख सकते थे। कक्ष में छिपे हुए उन्होंने शंकरदेव और वीर सिंह को गुप्त रूप से मिलते हुए देखा। शंकरदेव ने कहा, राजा के जाते ही हम महल पर कब्जा कर लेंगे और सिंहासन हमारा होगा। मैंने पड़ोसी राज्य के राजा से बात कर ली है, वो हमें अपनी सेना देगा। वीर सिंह ने हंसते हुए कहा, और जब सिंहासन हमारे हाथ में होगा हम विजयगढ़ को अपनी मर्जी से चलाएंगे। राजा के हाथ कांपने लगे। उन्हें सच्चाई पता चल गई थी। शंकरदेव ही गद्दार था और वीर सिंह उसका साथ दे रहा था। लेकिन क्या यह पूरा सच था? क्या कोई और भी इस षड्यंत्र में शामिल था? उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शंकरदेव और वीर सिंह को गिरफ्तार करें। अगली सुबह जब दरबार शुरू हुआ, राजा अचानक प्रकट हुए। उनकी आंखों में आग थी और उनके हाथ में तलवार चमक रही थी। शंकरदेव और वीर सिंह, तुम दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने गरजते हुए कहा। सैनिकों ने दोनों को घेर लिया। शंकरदेव ने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। वीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन भानु और कालिदास ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पूछताछ में शंकरदेव ने कबूल किया कि वे केवल मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड कोई और था। राजा ने गुप्त कक्ष में एक नक्शा खोजा था जो उन्हें महल के सबसे पुराने हिस्से में ले गया। वहां एक गुप्त दरवाजा था जिसके पीछे एक छिपा हुआ कक्ष था। कक्ष में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, उनका सबसे पुराना सलाहकार धर्मपाल। वह एक काले लबादे में था और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ये सिंहासन मेरा होना चाहिए था। राजा को सब समझ आ गया। धर्मपाल कई वर्षों से सिंहासन पर नजर रख रहा था। उसने शंकरदेव और वीर सिंह को अपने जाल में फंसाया था। वह राज्य को अराजकता में धकेलना चाहता था और खुद शासक बनना चाहता था। उसने एक जहर से भरी सुई निकाली और राजा की ओर बढ़ा, लेकिन राजा तैयार थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसका हाथ काट दिया। धर्मपाल चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे बांध दिया। अगले दिन दरबार में धर्मपाल, शंकरदेव और वीर सिंह को प्रजा के सामने लाया गया। राजा ने उनके अपराधों का खुलासा किया। प्रजा में गुस्सा था, लेकिन राजा ने शांति से कहा, न्याय हमारा कर्तव्य है। इन्हें मृत्युदंड नहीं बल्कि आजीवन कारावास दिया जाएगा। गद्दारों को जंजीरों में जकड़कर ले जाया गया। विजयगढ़ में शांति बहाल हुई। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि एक गहरे रहस्य को भी उजागर किया। उसके बाद विजयगढ़ में एक नया युग शुरू हुआ। राजा ने नए नियम बनाए, हर गांव में स्कूल खोले गए और प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। रानी मृणालिनी ने बगीचे को और सुंदर बनाया और वहां एक स्मारक बनवाया जो उनके पति की याद में था। लोग राजा की कहानी को गीतों में गाने लगे। यह एक ऐसी कहानी थी जो साहस, बुद्धि और न्याय के महत्व को दर्शाती थी। और इस तरह विजयगढ़ फिर से समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गया।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।